नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप लोगों ने देखा ही है कि आरआरबी एएलपी के जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर आपको अभी इस टाइम पे काफी कोतियत बरतनी है, काफी ध्यान रखना है। तो इसी के अंदर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मन में क्वेश्चन, अभी हमने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात की थी कि कास्ट सर्टिफिकेट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे बनेगा, और कुछ कुछ बातें तो इतनी ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो स्पेशली इस रेलवे के अंदर बहुत काम में आती है, आरआरबी में बहुत काम में आती है। आरआरबी एलपी हो चाहे आरआरबी जेई हो, उसके अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत आपको एक्स्ट्रा मतलब ना केयरफुल रहना है उसमें। तो हमने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात की थी, इसमें 2 वीडियोस में बनाया, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वहाँ पे वो क्या है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ आरआरबी के अंदर क्या होने वाले हैं, तो वो देखिएगा कि आरआरबी जेई के अंदर कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है वो, और उनमें स्पेशली सबसे ज़्यादा आता है मेडिकल का। इसके अंदर इसके सारे मेडिकल स्टैंडर्ड पूरे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वो चाहे 5 to 7 डेज लेता है, लेकिन ये जो जितने भी स्टैंडर्ड है वो फॉलो होना जरूरी है। यानी कि अगर अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे जो ये मांग रहे हैं वो सारे के सारे मेडिकल जो कंडीशन है उसमें मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, उनको अपन जानते हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है पहले तो। और अब इसके अंदर मैं केशव सर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से स्टैंडर्ड का आपको ध्यान रखना चाहिए और इसमें क्या चीज़ें वो आपसे मांग ही रहा है। और स्पेशली बोल रहा हूँ आरआरबी के अंदर इन सब चीज़ों को लेके वो काफ़ी पेक्युलर है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है कि उसको ये सब चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर आप पहले से एक बार चीज़ देख लीजिएगा कि क्या आप उस स्टैंडर्ड में फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर इसने जितनी भी पोस्ट है उसको 4 अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड से बांट दिए। जैसे उसमें इसने जो दिखा है वो है A3, B1, B2 और C1। तो 4 उसने स्टैंडर्ड बांटे हैं अलग अलग। इन चारों स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बस ये देखना है कि किस वाली जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर वो स्टैंडर्ड में आप मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक बार के लिए आप चारों को देख लीजिए कि क्या आप चारों के अंदर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये आरआरबी के दिए हुए स्टैंडर्ड है। तो अगर हम A3 की बात करें तो यहाँ पर एक तो जनरल फिटनेस तो हमेशा होनी चाहिए कि फिजिकली फिट होना चाहिए सारे एस्पेक्ट के अंदर। तो एक फिजिकली फिट बंदा वहाँ पे उनको चाहिए। सेकंड थिंग जो कि जनरली हम सब लोग होते हैं, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब ऐसे कोई आपको मेडिकल कंडीशन जरूरत नहीं है, आप किसी के सहारे नहीं चल रहे, तो आप फिजिकली तो फिट है। अब आते हैं आइज के ऊपर, जो विजन स्टैंडर्ड है उसमें क्या होना चाहिए। तो जो विजन स्टैंडर्ड है इस A3 का सिर्फ ये मतलब है कि आपको अब इन दोनों के अंदर आप क्वालिफाई हैं तो आपको समझाना कि आप A3 के अंदर क्वालिफाई हैं। तो इसमें जो विजन स्टैंडर्ड है स्पेशली उसमें 3 विजन की बात की इसने, एक तो है डिस्टेंस विजन, एक नियर विजन और एक है मस्ट पास टेस्ट फॉर अदर जो विजन के टाइप है उनमें। तो डिस्टेंस विजन की बात करूं तो ये 6/9 का आपका विजन होना चाहिए अगर आप A3 कैटेगरी में आ रहे हैं। तो 6/9 का मतलब ही आप जानते हैं, अगर आप में से स्पेशली मेडिकल के अंदर अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया तो आपको पता होगा कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। बट फिर भी जो नया बच्चा है उसको बता दूं मैं कि 6/9 का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आप किसी आम आदमी को, एक स्वस्थ आदमी को 9 मीटर पे दिख रही है तो आपको मैक्सिमम 6 मीटर तक तो दिख ही जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको 5 मीटर बाद जाके वो चीज़ दिखती हो। जो मुझे 9 मीटर दूर पे कोई चीज़ दिख जाती है वो मुझे मतलब आपके 6 मीटर के अंदर तो दिखनी चाहिए। अगर आपको 8 मीटर दिखती है यानी कि आपकी जो विजन है वो 8/9 है, बहुत अच्छी बात है। आपको पूरा 9 मीटर पे दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी आंखें हेल्थी है, बहुत प्यारी बात है। तो यहाँ पे 6/9 विजन का मतलब ये है कि विदाउट ग्लासेस। अच्छा हाँ, ध्यान रखना है, आपको चश्मा अगर आपको लगता है तो चश्मा हटाकर आप देखें कि अगर बिना चश्मे के देख रहे हैं तो भी आपको 6/9 विजन का मतलब है कि जो आम स्वस्थ आदमी को 9 मीटर पे जो चीज़ नजर आती है वो आपको 6 मीटर पे नजर आनी चाहिए। तो ये है डिस्टेंस विजन को देखने का तरीका। अब अगर हम बात करें नियर विजन, अगर आपको पास का, अगर आपको लगता है कि आपकी आइज में थोड़ा सा इफेक्ट है तो पास वाले के अंदर इसने बोला है 0.6 मीटर तक के अंदर आपको विदाउट ग्लासेस सब कुछ दिखना चाहिए। तो 0.6 मीटर का जो इसका विजन स्टैंडर्ड है इसने तय किया, तो 0.6 मीटर में आपको सब कुछ दिखना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अदर्स के अंदर इसने बोला कि कलर विजन, बायनोकुलर विजन और नाइट विजन और मेसोपिक विजन आपकी क्लियर होने चाहिए। आपको पता है सारे अलग अलग होते हैं। कलर विजन में आपको पता है कि कलर जो है, आपको बहुत से लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर में चेंज जो है नजर नहीं आता, तो वो यहाँ पर चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा, कलर विजन आपका सही होना चाहिए। बायनोकुलर विजन का मतलब होता है कि जैसे मैं अगर देख रहा हूँ अपने स्ट्रेट आंखों से तो मेरी लेफ्ट वाली आंख इस लेफ्ट वाले पार्ट को देख सकती है बट राइट वाली आंख नहीं देख सकती। ऐसे राइट वाली आंख इस राइट वाले पार्ट को देख सकती है लेकिन लेफ्ट वाली नहीं देख पाएगी। लेकिन जो बीच का जो एक कितना बड़ा एरिया है इसमें दोनों आंखें देख सकती है। तो जो ये बायनोकुलर विजन की जो रेंज होती है वो आपकी अच्छी करनी होनी चाहिए। ऐसे ही ये नाइट विजन जो है आपको अंधेरे में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में ब्लाइंड उसमें होते हैं। ये सब आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं।
अगर आप जाएंगे तो आपकी आई चेक कराने के लिए तो खुद ही बोल देगा कि नहीं यार आपकी कलर ब्लाइंडनेस है या फिर आपका बाइनोकुलर विजन सही नहीं है, तो इस तरह से वो बता देगा। तो ये और मेसोपिक का मतलब होता है कि जैसे आप इवनिंग के अंदर चेंज हो रहा है, अब आप वहाँ पे ट्रेन के अंदर हैं और आपको इवनिंग में चेंज हो रहा है और उस टाइम में आपको कुछ दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मेसोपिक विजन का भी आपका क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये चारों विजन आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपका जो टेस्ट है वो पास करके आना चाहिए। ये जनरल टेस्ट होते हैं, अगर मेडिकल में अगर आप अपने चेक कराने जाएंगे तो इसके टेस्ट होते हैं, अगर चारों टेस्ट पास है आपके तो आप A3 कैटेगरी में आते हैं। B1 की हम बात करें तो वही फिजिकली फिट तो है, यहाँ पर 6/9 के साथ साथ 6/12 है, तो यानी कि आपके पास जो एक आंख है उसमें 6/12 तक का भी इसने आपको लग गया, मतलब कि 12 मीटर अगर एक हेल्थी आदमी दिख रहा है तो आपको 6 मीटर पे दिख जाता है तो चलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा रिलैक्स किया इसने B1 के अंदर कि विदाउट ग्लासेस अगर आपके 6/12 तक है तो चलेगा, एक में 6/9 और 6/12, और बाकी जो पास वाला विजन है वो 0.6 मीटर वाला ही है, ठीक है ना। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड तो आपको ये विदाउट ग्लासेस का करना आना चाहिए 0.6 मीटर तक आपको, और मस्ट पास ये चारों विजन आपको पास करने हैं। B2 की अगर बात करें तो 6/9 6/12 है। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, यहाँ पे देखो पावर लेंसेज जो है वहाँ 2D की इसने रिक्वायरमेंट की थी, लेकिन यहाँ रिलैक्स करके इसने 4D तक के 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो ये लेंसेज आप लगाते हो उसकी कैटेगरी अलग अलग, तो अगर जो लेंस लगाते हैं सब उनके लिए कहानी है, तो इसलिए मेडिकली फिट का आप बता देना कि आप जो आप लेंस लगा रहे हो तो वो 4D से बड़े नहीं होने चाहिए। इसमें भी उसमें पहला लेंस केवल 2D की, यानी कि A3 की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है, यहाँ पे सिर्फ 2D तक ही लेंस आपके लगे होने चाहिए। अगर हम B2 की बात करें तो यहाँ पे भी 6/9 6/12 है, और यहाँ पर भी जो है 4D से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। तो फिर अंतर कहाँ आएगा सर, तो नियर विजन के अंदर बात करें तो 0.6 मीटर वाला ही चलेगा, और साथ में केवल बाइनोकुलर विजन ही पास हो तो चलेगा। मतलब अगर आपकी कलर ब्लाइंडनेस है आप तो भी कोई बात नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं है। B2 के लिए आपको जरूरी नहीं है, अगर कलर विजन आपका सही नहीं आ रहा या फिर आप मेसोपिक विजन नहीं आ रहा या फिर नाइट विजन के अंदर, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बाइनोकुलर विजन का जो टेस्ट है वो पास होना जरूरी है B2 के अंदर। C1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ये सब की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको 6/12 और 6/18 विदाउट ग्लासेस दिखना चाहिए, तो और भी रिलैक्स कर रहा है कि 18 मीटर की चीज जो एक स्वस्थ आदमी को दिखती है आपको 6 मीटर पे दिख जाती है तब भी आप चलेंगे, तो 6/18 तक चल सकता है, 6/12 6/18, और 0.6 मीटर जो है पास का, उनको तो है कि पास का काम जो है वो 0.6 मीटर पे बिना चश्मे के दिख जाता हो तो बिल्कुल सही है। तो C1 में सबसे कम रिक्वायरमेंट चाहिए, इसमें बाकी किसी विजन की जरूरत नहीं है, नाइट विजन मेसोपिक विजन कलर विजन बाइनोकुलर विजन इनकी किसी की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो है हार्श वो A3 है, उससे थोड़ा हल्का रिलैक्स B1 है, फिर उससे कम B2 है, और C1 में तो बहुत रिलैक्स है, उसको इन विजन की जरूरत ही नहीं है बाकी तो ये एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका मैनुअल भी देखा है इसने रेलवे ने अपनी साइट के ऊपर की, पूरा मैनुअल अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी आपको बता दूं कि जो ये मैंने आपको A3 C1 बताया इसका मेडिकल स्टैंडर्ड वो कहाँ है, तो उसके लिए देखिए जो पोस्ट पैरामीटर है, आप जितने पोस्ट भर रहे हैं जेई के अंदर, चाहे इलेक्ट्रिकल या सिविल से भर रहे हैं, तो अलग अलग पोस्ट आप जानते हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे अपन कि वो ब्रिज किस पोस्ट है किसी भी। लेकिन अगर मैं जूनियर इंजीनियर ब्रिज की बात करता हूं तो उसके अंदर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A3 वाला चाहिए। जब आप उसके अंदर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए जो आपका विजन है कलर वाला, और जो विजन है वो A3 वाला होना चाहिए, उसमें सारे स्टैंडर्ड जो A3 के भी मैंने बताया था आपको वो सारे पास होने चाहिए। तो अब आप तय कर लीजिए कि अच्छा आप किस किस के लिए लायक हैं, किस किस में आप लायक नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं कलर ब्लाइंडनेस तो हूँ, तो अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको बताया आप A3 में नहीं आ पाएंगे, तो अब जो A3 है और शायद आई थिंक उससे पहले वाला जो था A3 वाले में भी चाहिए, उसमें इसको इसमें भी चाहिए, B1 भी चाहिए, तो इन दोनों के अंदर आप फिट नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर अब आप बस देख लीजिए कि A3 जो है इस ब्रिज वाले के अंदर A3 है, ऐसे C1 जो है वो चाहिए डिजाइन एंड ड्राइंग वाले जो उसके अंदर आपका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये C1 क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे A3 वाला जो एक और है पाथवे वाले के अंदर चाहिए आपको, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर C1 चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट में A3 चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट C1 चाहिए, जो अलग अलग है आपके है उसके अंदर। और अगर R&D डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे B2 B1 C1 की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है R&D डिपार्टमेंट में आपको बैठ के काम करना है, तो उसके अंदर जो नीचे वाले थे B2 और C1 वाले स्टैंडर्ड वो चाहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कलर से कुछ रिलेटेड कुछ लफड़ा है या फिर आपके जो 6/9 वाला विजन है उसकी जरूरत नहीं है, उनको इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं चाहिए R&D के, क्योंकि आपको बैठ के काम करना है उन सारे जॉब्स के अंदर, तो वहां पर इन सब की चीज की जरूरत नहीं है। अब बात करें इसमें तो इसमें जो अपने फिजिकल डिसेबिलिटी अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसने इसके लिए भी बात की है बहुत अच्छे से कि पहले तो विजुअल इंपेयरमेंट नहीं होना चाहिए, इन सब में तो ये नो बोला है, सब जगह नो बोला है। ऐसे हियरिंग इंपेयरमेंट भी नहीं होना चाहिए आपके पास, इन सारी पोस्ट के लिए ये दोनों तो बिग नो है कि ये तो होने ही नहीं चाहिए। मतलब विजुअल इंपेयरमेंट का मतलब है कि कोई भी आपको देखने से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, मतलब अगर आपकी जैसे आपको एक आंख से नजर ही नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी हैं, पार्शियल ब्लाइंड है, इस तरह तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो अगर ऐसी चीजें तो यहाँ तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। ऐसे हियरिंग से रिलेटेड भी अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ये नहीं चलेगा। तो ये हियरिंग इंपेयरमेंट ये सब चीजें अगर आप मेडिकली देखेंगे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसके टेस्ट के अंदर अपने आप समझ में आता है कि आप एक हियरिंग इंपेयरमेंट है आपके, आपको एक कान का पर्दा फटा हुआ है, आपको सुनाई नहीं देता इस तरह से, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लिए। ये दोनों ऐसे तो चलेगा ही नहीं। अब आती है इसमें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो
तो यहाँ पर ओएल चलेगा, ओएल DW और AAV। ओएल क्या मतलब क्या होता है, 1 लेग वाली कंडीशन है, चल सकती है। DW का मतलब है कि ड्वार्फ अगर आप है, मतलब बोने हैं, अगर बोन है चलेगा, मतलब कि सर मेरी हाइट बहुत छोटा है, मैं छोटा आदमी हूँ, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप मेडिकली इतना सारी चीज चेक कर रहे हो, क्या मैं कर दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। AAV का मतलब होता है कि एसिड अटैक विक्टिम, अगर आप एसिड अटैक विक्टिम है तो भी आप चलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे OL DW AAV है तो आप चलेंगे, इस वाली पोस्ट में आप चलेंगे। तो इसलिए हर एक के लिए अलग अलग चीज दी हुई है। OL विद बिलोनी है तो उसके लिए इसमें ही चलेंगे। तो ये सारी की सारी कैटेगरी आपको बता रखी है, इन सबको आपको समझकर ही फिर जाना है। तो स्पेशली ये दोनों पेज आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस दोनों पेज को एक बार देख लीजिएगा कि क्या मैं इनमें फिट बैठ रहा हूँ, और उस हिसाब से मुझे जो है अप्लाई करनी होगी अपनी पोस्ट। तो आप जो ये RRB ALP का जो फॉर्म भर रहे हैं उन सब के लिए ये चीज़ जान लेना पहले जरूरी है। और अभी बहुत से लोगों को शौक भी लगा होगा कि अच्छा सर ये चीज़ थी क्या, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि मेडिकली को लेके RRB बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसको ये स्टैंडर्ड चाहिए तो चाहिए। तो ये सारी कहानी थी इस मेडिकल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कमेंट्स अगर हमको जेन्युइन लग रहे हैं कि हाँ इसी चीज़ आपको जाननी है, तो उसके बाद हम कुछ नया वीडियो भी ला सकते हैं। पर फिलहाल आपके लोगों के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। पर अभी के लिए आपको बता दूं कि ये चीजें हैं, एक बार आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको जो भी पूछना है मैं उनको सबको एक बार ले लूंगा। पर ये एक बार ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। लास्ट अब मैं बात करूं अभी, तो आपको बता दूं कि जो कल 14 फरवरी, जो कि हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए वैलेंटाइन डे हो, लेकिन आपको पता है ये बसंत पंचमी का दिन है, काफी पवित्र दिन है। और आपको पता है कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए तो ये कहते हैं ना कि विद्या की देवी सरस्वती माता का दिन है। तो इस बसंत पंचमी के दिन डिस्काउंट है, स्पेशली उत्कर्ष के किसी भी कोर्सेज के ऊपर 25% का डिस्काउंट है केवल इस एक दिन के लिए। तो आपको बस क्या करना है, आपको डिस्काउंट के अंदर जब कूपन वहां पे है तो उस कूपन कोड का नाम है बसंत, BASANT बसंत, आपको वहां पे करना है। आपको जो भी अभी प्राइस में कोई कोर्स मिल रहा है उस पर 25% का डिस्काउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका बस फायदा उठाएगा आपको, क्योंकि विद्या का दिवस है तो केवल ये एक दिन के लिए ही है। तो इसके लिए बस, और इसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि शुरुआत के 5000 बच्चों के लिए ही है ये। तो जल्दी से आपको ये ऑफर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे तैयारी कर रहा हूँ, मुझे वो कोर्स चाहिए, तो अभी तक जो उसकी प्राइस थी इसमें 25% का आपको ऑफ मिल जाएगा, केवल और केवल ये बसंत पंचमी के दिन यानी कि 14 फरवरी को। तो बस बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए, और जो भी डाउट है आप उनसे पूछते रहिएगा। हम नए वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।